नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वसीयत न्यायालय में कैसे चुनौती दे, आज मेरा वीडियो बनाने का यही टॉपिक है दोस्तों। यानी किसी वसीयत को न्यायालय में चुनौती देने का कौन कौन सा आधार है दोस्तों। आइए दोस्तों, पहले हम समझते हैं वसीयत को। दोस्तों, वसीयत कैसे निर्माण किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, वसीयत के क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी एक वीडियो बनाकर पहले ही दे चुका हूं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों। अगर ज़रूरत आप समझें तो उसे भी देख लें। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि वसीयत की परिभाषा क्या है। दोस्तों, वसीयत वसीयतकर्ता का स्वतंत्र और अंतिम इच्छा पत्र है जो उसके स्वअर्जित संपत्ति के लिए बनाई जाती है। यानी वसीयतकर्ता की जो स्वअर्जित संपत्ति है, जो उसका निजी हिस्सा है या निजी खरीदगी जमीन है या उसे निजी कहीं से दान में मिला या उसके पहले कोई उसको वसीयत कर गए हैं, उसकी निजी संपत्ति है या उसके पैतृक संपत्ति में उसका अपना हिस्सा तक है दोस्तों। हिस्सा से ज़्यादा नहीं, गार्जियन होकर दूसरे का हिस्सा नहीं, यानी अपना हिस्सा तक की जो संपत्ति है, इसी को हम स्वअर्जित संपत्ति कहते हैं दोस्तों। इन संपत्तियों पर कोई वसीयतकर्ता अपना अंतिम इच्छा पत्र लिख सकता है दोस्तों। भारतीय कानून में अंतिम इच्छा को बड़ा सम्मान किया गया है दोस्तों। अंतिम इच्छा का सम्मान इतना है कि न्यायालय उसे स्वीकार कर लेती है दोस्तों। इसीलिए वसीयत बनाने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है कानून में द्वारा दोस्तों। कानून में वसीयत बनाने का कोई निश्चित प्रावधान नहीं है दोस्तों। सिर्फ वसीयतकर्ता का इच्छा स्वतंत्र होना चाहिए, उसकी इच्छा अंतिम होनी चाहिए और वसीयतकर्ता के दो गवाह का, स्वतंत्र गवाह का उस पर दस्तखत होना चाहिए दोस्तों। बस इतना ही। आइए अब किन किन आधारों पर इसे हम चुनौती देते हैं, उन आधारों को हम एक एक करके जाने दोस्त। तो पहला आधार है दोस्तों, वसीयतकर्ता की इच्छा स्वतंत्र और अंतिम होनी चाहिए। यानी दोस्तों, वसीयतकर्ता किसी के दबाव में वसीयत न करे, वसीयत जो ग्राही है न उसके लालच में फंसे। अगर वह स्वतंत्र इच्छा रख करके अंतिम इच्छा पत्र जारी करता है तो उसका वसीयत कबूल किया जाएगा, उसका वसीयत वैलिड है दोस्तों। वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए, यानी वसीयतकर्ता पागल न हो दोस्तों। यानी वसीयत करते समय वसीयत पर किन किन बातों को लिखी गई, उसके आवश्यक तत्वों को वसीयतकर्ता को समझने की क्षमता होनी चाहिए दोस्तों। अगर वसीयतकर्ता बीमार है, वैसी परिस्थिति में वसीयतकर्ता वसीयत बनाते समय का वीडियो तैयार कर ले, अन्यथा बीमारी के आधार पर भी दोस्तों न्यायालय वसीयत को खारिज कर देता है, अमान्य कर देता है दोस्तों। तो इसमें आप दो पहले बार देखें। पहला हुआ कि वसीयतकर्ता की स्वतंत्र इच्छा होनी चाहिए, उसकी अंतिम इच्छा होनी चाहिए दोस्तों। वसीयतकर्ता सैकड़ों बना सकता है वसीयत, लेकिन जो सबसे अंतिम वसीयत होगा उसी वसीयत को मान्यता दी जाएगी दोस्तों। और दूसरा हुआ दोस्तों, वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए दोस्तों। अब वसीयत के कौन कौन से आवश्यक तत्व। अगर वसीयतकर्ता का वसीयत बनाते समय कोई संदेहास्पद स्थिति इंगित होती है तो वसीयत निरस्त कर दिया जाएगा दोस्तों। ऐसे वसीयत को न्यायालय में निरस्त कर दिया जाता है दोस्तों। इसे हम एक उदाहरण से समझें। जैसे एक वसीयतकर्ता है, उसके 4 पुत्र हैं। नियम तो यही है कि उसके गुजर जाने के बाद उनके चारों पुत्रों में संपत्ति बढ़ जाएगी, लेकिन दोस्तों वह वसीयतकर्ता किसी एक पुत्र के नाम पर अपना वसीयत कर देता है। लेकिन दोस्तों 3 को नहीं क्यों दिया, किस कारण से अन्य 3 को हिस्सा नहीं दिया या 3 को वसीयत में नाम नहीं दिया, इसका कारण दर्शित नहीं किया गया है दोस्तों। ऐसी स्थिति में वसीयत को कैंसिल कर दिया जाएगा न्यायालय से दोस्तों। न्यायालय में इसे चुनौती देने के बाद न्यायालय इसे निरस्त कर देगी दोस्तों। अब दोस्तों आइए इसके हम तीसरे आधार पर, जो तीसरा आधार है वसीयत को यानी विल को यानी इच्छा पत्र को चुनौती देने का न्यायालय में दोस्तों। तीसरा है लाभार्थी जो हैं, जो हितग्राही हैं, जिनके नाम से वसीयत बना हुआ है, उनकी उपस्थिति वसीयत बनाते समय नहीं होनी चाहिए, उनका दस्तखत वसीयत पर नहीं होना चाहिए या उनका किसी भी तरह का संदेहास्पद गतिविधि वसीयतकर्ता के साथ या वसीयत बनाते समय नहीं होना चाहिए। अन्यथा ऐसे बिल को, ऐसे वसीयत को न्यायालय में चुनौती देकर इसे निरस्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, कैंसिल कराया जा सकता है दोस्तों। अब वसीयत को कम से कम 2 गवाहों से अनुप्रमाणित होनी चाहिए दोस्तों।
अगर वसीयत पर दो स्वतंत्र गवाह हैं जो वसीयतकर्ता के द्वारा बुलाए गए हैं, अगर दोनों ने दस्तखत किया कि हाँ मेरे सामने वसीयतकर्ता ने दस्तखत किया, उसके कहे अनुसार मैंने उस वसीयत पर दस्तखत किया, तब तो वसीयत अनुप्रमाणित हो गया दोस्तों, अटेस्टेड हो गया, अन्यथा नहीं दोस्तों। अगर एक गवाह भी वसीयत पर दस्तखत करता है तो न्यायालय में चुनौती देने के बाद ऐसी परिस्थिति में वसीयत को निरस्त समझा जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा दोस्तों। यानी कम से कम दो गवाह वसीयत पर होना जरूरी है, दोनों स्वतंत्र होनी चाहिए और वसीयतकर्ता की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये हिंदू के लिए है, लेकिन मुस्लिम समाज के लिए वो अपने संपत्ति का 1/3 भाग ही वसीयत कर सकते हैं दोस्तों, संपूर्ण भाग नहीं। अगर मुस्लिम समाज के जितने उनके वारिसान हैं, अगर सभी लोग वसीयत करने के लिए सहमति प्रदान कर देते हैं, यानी वसीयतनामा पर अपने सहमति का दस्तखत कर देते हैं, तो वैसी परिस्थिति में एक मुस्लिम आदमी भी अपने संपत्ति का वसीयत कर सकता है दोस्तों। अन्यथा वह सिर्फ अपने पूरे संपत्ति का 1/3 भाग ही वसीयत कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, उपरोक्त 6 आधार दिए गए हैं, इन 6 आधार के ऊपर आप न्यायालय में किसी भी वसीयत को चैलेंज कर सकते हैं। अगर उस तरह की त्रुटि है, यानी 2 गवाह नहीं है, 1 गवाह है, यानी वसीयतकर्ता का इच्छा स्वतंत्र नहीं है, या उसका अंतिम इच्छा पत्र नहीं है, या वसीयतकर्ता पागल है, या मानसिक स्थिति खराब है, ऐसी परिस्थिति में वसीयत को न्यायालय निरस्त कर देगा दोस्तों, अगर न्यायालय में इसे चुनौती दी जाए। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको अब सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद पड़ा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद दाहिने तरफ का बेल बटन दबाना न भूलें। और दोस्तों, इसे अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने समाज में शेयर करें, ताकि जिन लोगों को अगर किसी वसीयत को चैलेंज करना है, न्यायालय में चुनौती देनी है, तो उपरोक्त आधारों को देख लें और न्यायालय में उसी आधार पर चुनौती दें जो मैंने अभी इस वीडियो में 6 आधार बताए दोस्तों। धन्यवाद।